स्क्रीन दिखा सबको? हाँ। ठीक है, हेडिंग डाल लो प्रॉपर्टीज ऑफ मिसलेनियस प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, मिसलेनियस प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो ये हम जो भी करेंगे वो कौन से पैराबोला के लिए करेंगे? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पैराबोला के लिए करेंगे। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा ये पैराबोला? मान लिया ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पैराबोला। इस पे कोई एक पॉइंट है P, एनी पॉइंट P जिसका पैरामीटर दिया हुआ है T। ठीक है, तो इस पॉइंट P का जो पैरामीटर है वो T दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 80 स्क्वायर 280 है, ऐसे ही बोल सकते हैं। इस पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रॉ किए और एक नॉर्मल ड्रॉ किए। तो हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया और ये T पे कट किया x एक्सिस को, और पॉइंट P से ही एक नॉर्मल ड्रॉ किए और वो नॉर्मल जो है n पॉइंट पे कट किया एक्सिस ऑफ पैराबोला को। ठीक है, और इस पैराबोला पे कहीं कहीं एक पॉइंट होगा फोकस जिसका कोऑर्डिनेट होगा a,0। ठीक है, तो इसमें ऑब्जर्व करने लायक बात क्या क्या है तो डायरेक्ट्रिक्स बना लेते हैं। और इस पैराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स है वो ये लाइन है, x इज इक्वल्स टू a लाइन, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। यहाँ वर्टेक्स v हो गया पैराबोला का। तो इसमें जो पहला बात ऑब्जर्व करने लायक है वो ये है कि पॉइंट T का कोऑर्डिनेट क्या आएगा। अगर अपने को पॉइंट T का कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे पॉइंट P पे। तो पॉइंट P पे जो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा yt इज इक्वल्स टू x प्लस at स्क्वायर। ठीक है, और वो अपने को पॉइंट T का कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका मतलब कि उसमें y 0 रख देंगे तो जो x का वैल्यू आएगा वो माइनस at स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब जो t का कोऑर्डिनेट है वो माइनस at स्क्वायर 0। ठीक है, पॉइंट T का कोऑर्डिनेट निकल गया। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट तो पता ही है 0,0। इस पॉइंट को m बोल दिया जो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को पॉइंट m बोल दिया और m का कोऑर्डिनेट माइनस a,0। ठीक है, n का कोऑर्डिनेट निकालना है तो n का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे और उसमें नॉर्मल का pn नॉर्मल का इक्वेशन लिख लेंगे पॉइंट P पे, t के टर्म्स में नॉर्मल का इक्वेशन लिख के उसमें y के जगह पे 0 रख दिया तो x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2a प्लस at स्क्वायर। तो n का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2a प्लस at स्क्वायर 0। ठीक है, कैसे आया देख सकते हो। तो y इक्वल्स टू माइनस tx प्लस 2at प्लस at क्यूब, ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया पॉइंट P पे। उसमें हमने y को 0 रख दिया तो जो x का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2a प्लस at स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने n का भी कोऑर्डिनेट निकाल लिया। और एक चीज और बना लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट D है, यानी पॉइंट P से डायरेक्ट्रिक्स पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए।
तो अपने को पता है जो फोकल डिस्टेंस होता है यानी पीएस, पीएस को क्या बोलेंगे? फोकल रेडियस। पीएस जो है वो बेसिकली क्या है? फोकल रेडियस है। तो पीएस जो होता है, फोकल रेडियस जो होता है, वो इसके बराबर होता है, इसका लेंथ ए और ये लेंथ ए टी स्क्वायर। तो ए प्लस ए टी स्क्वायर के बराबर होता है पीएस की वैल्यू। तो पीएस जो है वो ए प्लस ए टी स्क्वायर हो जाएगा। पीएस इज इक्वल्स टू ए प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है। वैसे ही अगर हम फोकस से टी का डिस्टेंस मेजर करें यानी एस टी की बात करें, तो एस टी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एस टी डिस्टेंस अगर हम निकाले हैं तो पॉइंट एस से टी का डिस्टेंस ए प्लस ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो हाँ। एस टी डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? ए प्लस ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही अगर हम एस एन डिस्टेंस निकालें यानी फोकस से नॉर्मल जहां पे एक्स एक्सिस को कट किया एन पॉइंट का, वो डिस्टेंस निकालें, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है और पूरा क्या है? 2a प्लस ए टी स्क्वायर। तो बचा क्या? a प्लस ए टी स्क्वायर। सही ना? तभी तो 2a हाँ। प्लस ए टी स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब कि एस एन भी क्या आ गया? a प्लस ए टी स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात? ओके, तो ये तीनों बराबर है। और पीडी जो डिस्टेंस है वो भी a प्लस ए टी स्क्वायर है, यानी कि पॉइंट P का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स लाइन से डिस्टेंस, तो वो भी a प्लस ए टी स्क्वायर के बराबर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि s जो है मतलब यहाँ से जो फर्स्ट रिजल्ट जो समझ में आया अपने को, तो वो रिजल्ट 1 लिखा कि पी एस यानी कि s से p का डिस्टेंस ऐसे लिखते हैं, एस पी इक्वल्स टू एस टी इक्वल्स टू एस एन इक्वल्स टू एस से p का डिस्टेंस, t का डिस्टेंस और n का डिस्टेंस, ये तीनों बराबर है और ये पी डी के बराबर है, पी डी भी बराबर है। ठीक है, ऐसा कुछ बोला जा सकता है। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया इस तरह से, पी टी और एन से पास होता हुआ, ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो उससे एक सर्कल पास हो जाएगा। तो पी टी एन से पास होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ किए, तो उस सर्कल का सेंटर हो जाएगा फोकस, है ना? क्योंकि एस का पी से डिस्टेंस, एन से डिस्टेंस और टी से डिस्टेंस बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे ही बोल सकते हैं, एस इज द सर्कम रेडियस, सॉरी सर्कम सेंटर, S is the circumcenter of triangle PTN। तो ट्रायंगल PTN का S जो हो जाएगा वो सर्कम सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट अपने को यही बात पता चला, यानी क्या क्या पता चला? ये डिस्टेंस, फिर चलो इसको रिजल्ट से कर देते हैं, ये डिस्टेंस दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हम ट्रायंगल PST को देखें, अगर हम ट्रायंगल PST को देखें, तो ट्रायंगल PST में, ठीक है, PST और SP का लेंथ बराबर है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, दोनों एंगल थीटा हो जाएगा। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो ये 2 थीटा हो जाएगा।
ठीक है, तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं इस बात को कि एंगल मेड बाय फोकल रेडियस, यानी कि इसको विथ एक्स एक्सिस, और एंगल मेड बाय टेंजेंट विथ एक्स एक्सिस, है ना। तो ऐसा लिख लिया इसको वर्ड्स में, एंगल यानी रिजल्ट 2 करके लिख लिया, एंगल मेड बाय फोकल रेडियस विथ एक्स एक्सिस इज डबल ऑफ, अच्छा एक्स एक्सिस बोलने से अच्छा है कि ये तो प्रूफ कर रहे हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला के लिए, बट अगर पैराबोला ऑब्लिक भी होगा तो ये चीज ट्रू होगा, ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ट्रू होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो ये जनरलाइज हो गया ये चीज, ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो एंगल मेड बाय फोकल रेडियस विथ एक्सिस ऑफ पैराबोला इज डबल द एंगल मेड बाय tangent with axis of parabola। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, एंगल मेड बाय फोकल रेडियस इज डबल द एंगल मेड बाय टेंजेंट विथ एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, वही चीज हो गया। तो ऐसे भी सोचा जा सकता है, ये भी प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना है, अच्छा एक चीज पहले से पता होगा कि दो लाइन जो होता है, कोई भी दो लाइन है, एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, तो दोनों लाइन के बीच में दो तरह का एंगल बनता है। एक एंगल मान लो थीटा बन रहा होगा, तो एक एंगल पाई माइनस थीटा बन रहा होगा, या इसको मान लो फाई बोल दिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि इधर भी एंगल फाई, तो इधर एंगल थीटा। तो इसके दो एंगल बाइसेक्टर होते हैं दोनों लाइन के। एक बाइसेक्टर होता है, एक बाइसेक्टर मान लो B1 है, तो ये थीटा एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। दूसरे वाले एंगल को बाइसेक्ट करने वाला जो दूसरा बाइसेक्टर होगा, दूसरे एंगल को बाइसेक्ट करने वाला दूसरा बाइसेक्टर होगा, वो बाइसेक्टर 1 के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, किसी भी दो सेट ऑफ लाइंस का जो बाइसेक्टर का, बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो B1 और B2 जो है वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यानी बाइसेक्टर्स आपस में 90 डिग्री बनाते हैं किसी भी दो लाइन के। ठीक है, तो इसको कहीं यूज हो रहा होगा। हाँ, ठीक है, इससे पहले एक चीज और जान लिया, क्या जान लिया कि अगर हम इसमें PD को देखें, अगर हम इसमें PD को देखें, मतलब इस चीज को देख रहे हैं, तो ये PD और एक्स एक्सिस क्या है, पैरेलल लाइन है। तो अगर पैरेलल लाइन हो गया तो इस एंगल को भी थीटा होना पड़ेगा। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल STP बराबर एंगल TPD बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों एंगल को थीटा के बराबर होना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया एंगल STP इक्वल्स टू एंगल TPD इक्वल्स टू एंगल TPD। ठीक है, ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है ना, तो दो पैरेलल लाइन है, DP और एक्स एक्सिस पैरेलल लाइन है, और एक ट्रांसवर्सल है, PT ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स हो सकता है। ठीक है, तो दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि टेंजेंट जो है, ये जो टेंजेंट है ये बाइसेक्टर हो गया कौन से दो लाइन का, यानी कि टेंजेंट इज बाइसेक्टर ऑफ विच टू लाइंस। तो थोड़ा लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। तो PS लाइन को एक्सटेंड किया, ठीक है, और PD लाइन को एक्सटेंड किया, PS लाइन को एक्सटेंड किया और PD लाइन को एक्सटेंड किया। ठीक है, तो अगर ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तो इस दोनों लाइन का बाइसेक्टर है टेंजेंट। हेलो, जो ग्रीन वाला लाइन है उसको थोड़ा डार्क बना देता हूँ। ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट आया,
तो टेंजेंट फर्स्ट बाइसेक्टर हो गया, इसको हम बाइसेक्टर 1 बोलेंगे। टेंजेंट इज बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2, ऐसा बोल सकते हैं। टेंजेंट इज बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2, ठीक है। L1 और L2 का टेंजेंट बाइसेक्टर होता है, तो जो नॉर्मल होगा ये वाला लाइन, ठीक है, देख पा रहे हो बात को। तो ये जो लाइन नॉर्मल हुआ, ठीक है, नॉर्मल सेकंड बाइसेक्टर होगा। अगर फर्स्ट बाइसेक्टर हम बोल रहे हैं इस दोनों लाइन का, L1 और L2 का टेंजेंट को, तो सेकंड बाइसेक्टर किसको बोलेंगे? नॉर्मल को। तो सेकंड बाइसेक्टर क्या हो जाएगा? इसको बोल दिया B2 बाइसेक्टर 2। ये हो गया हमारा बाइसेक्टर 2, ठीक है, ओके। और इससे एक बात समझ में आया, क्या समझ में आया कि अगर मान लो, चलो ठीक है, अभी तो आगे देखते हैं डायग्राम बना के फिर से। इन शॉर्ट कहानी ये हो गया कि मान लो कोई लाइट रे, चलो पहले पॉइंट पी बना लेते हैं। पॉइंट पी पे टेंजेंट और नॉर्मल बना लिया। पॉइंट पी पे ये हो गया टेंजेंट, और पॉइंट पी पे ये ले लिया नॉर्मल। टी पे कट किया, एन पे कट किया, सही है। तो टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है, ऑफ कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो दो लाइन था, कौन सा दो लाइन था वो? एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन PD, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन PD, चलो इसको ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन PD था, ये एक मिनट, ये PD हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो अगर इसके पैरेलल अगर एक लाइट रे आया, मान लो ऐसे लाइट रे आया, कोई भी लाइट रे आया, ये यहाँ पे फोकस है, और दूसरा लाइन PS था हमारा। तो एक लाइन PD था, तो दूसरा लाइन क्या था? PS था, PS लाइन, ओके। तो PS लाइन और PD लाइन को बाइसेक्ट कर रहा था, एक बाइसेक्टर 1 टेंजेंट हो गया, और दूसरा बाइसेक्टर 2 कौन हो गया? नॉर्मल हो गया, ठीक है ना। तो इन दोनों लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया। तो कोई भी चीज में रिफ्लेक्शन कैसे होता है? तो अगर हम इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट देखें, जब लाइट टकराएगा पॉइंट पी पे, तो पॉइंट पी पे अगर इनफाइनाइटली हम स्मॉल पार्ट को देखें, तो एक प्लेन मिरर की तरह काम करेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल, क्योंकि ये नॉर्मल का काम करेगा, जो ग्रीन लाइन है जो नॉर्मल है वो मिरर का नॉर्मल हो जाएगा, तो रिफ्लेक्ट होके लाइट कहाँ से पास हो जाएगा? फोकस से पास होगा। तो अगर एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे जा रहा है, ठीक है, तो वो फोकस से पास करेगा। तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। इसको बोल दिया रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, ठीक है। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला क्या बोलता है कि अगर एक्सिस के पैरेलल लाइट रे है, तो वो अगर एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगा, ठीक है। उल्टा भी बोल सकते हैं, जैसे मान लो कोई लाइट फोकस से ओरिजिनेट हुआ, कोई लाइट फोकस से ओरिजिनेट हुआ, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एक्सिस ऑफ पैराबोला के पैरेलल हो जाएगा, ये बात ही बोल सकते हैं, ठीक है। उल्टा भी ट्रू है, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। अब जैसे मान लो इस पर क्वेश्चन कैसा बन सकता है, मान लिया जाए कि एक पैराबोला ले लेते हैं,
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एक पैराबोला ले लिया और ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, यानी एक्स एक्सिस है। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है तो इसका मतलब कि ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, मान लो y इक्वल्स टू 4 लाइन के अबाउट एक लाइट रे आया। ठीक है, और वो फिर फोकस से पास हुआ होगा, तो लाइट रे पास हुआ फोकस से, फोकस से पास होने के बाद फिर से टकराया होगा, तो फिर एक्सिस के पैरेलल हो गया होगा। तो ये हो गया R1 फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये क्या हो गया सेकंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट लाइन या इंसिडेंट रे कह सकते हो। तो इंसिडेंट रे एक लाइन हो सकता है, रिफ्लेक्टेड रे एक लाइन हो सकता है, मतलब फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे कह सकते हैं, काइंड ऑफ R1 R2। ठीक है, तो मान लो इसमें पूछते हैं कि R1 और R2 का इक्वेशन लिखो, तो कैसे करेंगे। तो इस पैराबोला का जो फोकस आएगा वो तो 1,0 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लेते हैं ये P पे टकराया और यहाँ पे Q है, तो पॉइंट P का अगर अपने को कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो ये मान लेते हैं कोई 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 भी जनरल पॉइंट 80 स्क्वायर को 280 पे टकराया। ठीक है, तो यानी कि पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट जो है वो y4 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं जो 280 है वो 4 के बराबर होना चाहिए, a की वैल्यू 1 है, तो 2t जो है वो 4 के बराबर होना चाहिए, तो t जो है वो 2 के बराबर होना चाहिए। तो t की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट निकला, पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट निकला वो निकल गया 2 का स्क्वायर 4 कॉमा 4,4। ठीक है, तो 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये पॉइंट P निकल गया। पॉइंट S पता है, तो हम R1 का इक्वेशन लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। स्लोप निकाल लेंगे इसका। ठीक है, तो y माइनस y1 यानी y माइनस 0 इक्वल टू स्लोप टाइम्स ऑफ, यानी 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 1 x माइनस x1 मतलब 1। तो y इक्वल्स टू 4/3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, तो ये आ गया कह सकते हो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन। ठीक है, वैसे ही अपने को सेकंड रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन चाहिए, तो सेकंड रिफ्लेक्टेड रे के इक्वेशन के लिए अपने को पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। ठीक है, तो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ठीक है, हमने क्या जाना कि अगर पॉइंट P का पैरामीटर T है तो पॉइंट Q का पैरामीटर -1/T होगा, क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है। PQ क्या है, फोकल कॉर्ड है, और फोकल कॉर्ड में T1 इंटू T2 क्या होता है, -1 के बराबर होता है। तो अगर T1 की वैल्यू T हो गई तो T इंटू T2 इक्वल्स टू -1, तो T2 को बोल सकते हैं -1/T। तो अगर एक का वैल्यू T हो गया तो दूसरे का वैल्यू -1/T होगा, तो एक का वैल्यू T हो गया तो दूसरे का वैल्यू -1/T हो जाएगा। सही है, तो ऊपर वाले का T का वैल्यू 2 आया था, तो इसके लिए T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T2 इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, -1/2 आ गया, तो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट कैसे आ जाएगा, 80 स्क्वायर यानी कि T स्क्वायर कॉमा 2T चाहिए, तो T स्क्वायर यानी -1/2 का होल स्क्वायर, तो ये 1/4 कॉमा 2 T स्क्वायर कॉमा 2T, तो 2 इंटू -1/2, तो ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 2 कैंसिल होते हैं, तो बेसिकली -1 आया, तो 1/4 कॉमा -1। ठीक है, तो जो R2 होगा उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, उसका इक्वेशन सकते हैं y इक्वल्स टू, ये तो y एक्सिस सॉरी x एक्सिस के पैरेलल ही होगा कोई लाइन, तो y इक्वल्स टू समथिंग टाइप का होगा। ठीक है, तो यानी कि y इक्वल्स टू -1 होगा,
समझ में आ रहा होगा। तो R2 का जो इक्वेशन आ गया वो y इक्वल्स टू -1 आ गया, और R1 का जो इक्वेशन आ गया, सॉरी हाँ R2 का ये आ गया, और R1 का ये ऊपर वाला इक्वेशन आ गया। तो ऐसा ही पूछा जा सकता है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन, ठीक है। और कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या हो गया कि इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लो पॉइंट P है, पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये T पॉइंट पे कट किया, P से नॉर्मल ड्रॉ किए, वो N पे आया, एक्सेस को कट किया, यहाँ फोकस S है, ठीक है। तो बोलेगा कि बताओ इस सर्कल का इक्वेशन बताओ, द फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग पॉइंट PTN। तो PTN को सर्कमस्क्राइब करने वाला, इस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्कल का इक्वेशन बताओ, ठीक है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल PTN। तो ट्रायंगल PTN को सर्कमस्क्राइब करने वाले सर्कल का इक्वेशन बताओ, ऐसा कुछ नहीं पूछ सकता है। तो उसका सेंटर क्या हो जाएगा, a,0, सर्कल का सेंटर पता चल गया, और रेडियस क्या हो जाएगा, PS का डिस्टेंस, क्योंकि PS PT PN से बराबर होता है, वो A+AT स्क्वायर हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, यानी कि सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा A+AT स्क्वायर, और जो सेंटर हो जाएगा सर्कल का वो हो जाएगा a,0। तो अपने को रेडियस पता है, सेंटर पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो यानी कि a प्लस AT स्क्वायर का होल स्क्वायर कह सकते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल भी इस तरह से पूछा सकता है, अगर प्रॉपर्टी याद रहेगा तो जल्दी से कर पाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा और क्या क्या ध्यान रखने लायक बात है, इसके अलावा फिर से चलो डायग्राम बनाते हैं फिर से। 2 मिनट पहला पेज दिखाइए ना। कौन सा पेज देखना है, अच्छा लिखोगे, इसको लिख लो। और क्या क्या बात हो सकता है, तो फिर से बनाते हैं उसी तरह का स्ट्रक्चर, फिर से कॉपी पेस्ट किया जाए, नहीं हो पाएगा तो ठीक है बना लेते हैं फिर से। और इसमें और भी कुछ कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने लायक है। और ठीक है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, 4x, यहाँ पे कोई फोकस होगा इसका, यहाँ ऑरिजिन होगा, ठीक है। पॉइंट P पे मान लो टेंजेंट ड्रॉ किए, ड्रॉ कर लिया, पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ किए, और पॉइंट P से एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, और मान लो वो एंड पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट T है, ऐसा कुछ है कहानी। तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो AT स्क्वायर 280, कोई भी जनरल पॉइंट है। पॉइंट T कोऑर्डिनेट हमने लिखवाया था, वो क्या आया था, -AT स्क्वायर 0, ठीक है। और ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है, यानी वाई एक्सिस है हमारा, इस केस में क्या है, वाई एक्सिस है, बट जनरलाइज वे में क्या बोलेंगे, टेंजेंट एट वर्टेक्स। अभी बोल रहे हैं वाई एक्सिस, बट जनरलाइज वे में टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है। और अभी इसको एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, या एक्स सॉरी क्या बोल रहे थे, एक्स इक्वल टू 0 लाइन, टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 लाइन, ठीक है।
और ये y इक्वल्स टू 0 लाइन, ये एक्सिस हो जाएगा, उसको एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, पॉइंट P से एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, और पॉइंट P से जो टेंजेंट जो एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉइंट T है, और फिर टेंजेंट एट वर्टेक्स को मान लो पॉइंट Q पे कट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो ऑब्जर्व करने लायक बात है वो ये है कि क्या ऑब्जर्व करोगे इसमें, तो अपने को S से P का डिस्टेंस, फोकस से पॉइंट का डिस्टेंस, फोकस से T का डिस्टेंस बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, देखते हैं कुछ आता है क्या। तो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो जो टेंजेंट का इक्वेशन है yt इक्वल्स टू x प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, इस टेंजेंट के इक्वेशन में हम y इक्वल्स टू 0 डाल दिया, तो x की वैल्यू माइनस ए टी स्क्वायर आ गया, तो पॉइंट T निकल गया। वैसे ही x की वैल्यू 0 डाल दिया तो अपने को पॉइंट Q निकल जाएगा, तो y t इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर, तो एक t से एक t कैंसिल, y इक्वल्स टू कितना आ गया, 80 आ गया। पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो 0,80 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट पता चल गया, और पॉइंट A का कोऑर्डिनेट, सॉरी S का जो कोऑर्डिनेट है वो 1,0 है। तो एक चीज समझने लायक इसमें ये है कि ST का डिस्टेंस ST का जो डिस्टेंस है और SP का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। ये रिजल्ट 1 हमने देखा था। तो ये यानी कि ट्रायंगल PTS जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों येलो वाला साइड बराबर है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल पे के वर्टेक्स से अगर हम किसी मीडियन को ज्वाइन करते हैं तो क्या बोलूं मैं, हाँ, कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया, कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया, उसके इस वाले वर्टेक्स से अगर हम अपोजिट वर्टेक्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, मान लो ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट S है, तो इसके मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो ये एल्टीट्यूड भी होगा। ठीक है, तो ये एल्टीट्यूड भी होगा, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीडियन ही एल्टीट्यूड होता है, और वही एंगल बाइसेक्टर भी होता है। समझ में आ रहा बात। तो अच्छा, पॉइंट Q को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट को अगर ध्यान से देख पा रहे हो, तो मिड पॉइंट ऑफ PT निकाला, P और T का मिड पॉइंट निकाला। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ PT, मिड पॉइंट ऑफ PT निकाल लो, तो 80 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 0, फिर 280 डिवाइड बाई 2 80, तो मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट P एंड T इज Q मिड पॉइंट है। इसका मतलब कि अगर हम SQ को ज्वाइन करें, अगर हम SQ को ज्वाइन करें तो SQ जो है, मतलब ट्रायंगल PTS जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल PTS जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो ये मीडियन बन गया SQ, और मीडियन ही एल्टीट्यूड भी होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो ये 90 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम S से, यानी कि फोकस से अगर किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, फोकस से किसी भी टेंजेंट पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो टेंजेंट एट वर्टेक्स पे गिरेगा। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स पे आएगा, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ से अपने को एक चीज समझने को मिला, तो उसको लिख लिया नेक्स्ट रिजल्ट करके, रिजल्ट 5 करके लिख लो, फुट ऑफ perpendicular from focus to any tangent, from focus to any tangent lies on
टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है। तो वो टेंजेंट एट वर्टेक्स पे लाई करेगा पॉइंट क्यू, ठीक है, कह सकते हैं। इसको अदर वर्ड्स में कैसे समझोगे? अदर वर्ड्स में तुम ऐसे में समझ सकते हो, यानी कि टेंजेंट एट वर्टेक्स का एक नया नाम, जैसे हमने डायरेक्ट्रिक्स का एक नाम याद करवाया था कि वो क्या है, किसका लोकस है, क्या चीज है वो, तो वैसे ही टेंजेंट एट वर्टेक्स का एक नया नाम आ गया। क्या नया नाम आ गया? इट इज लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस, फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स का एक नया नाम आ गया है ना। टेंजेंट वर्टेक्स का डेफिनेशन बोलो या नया नाम बोलो, ये भी हो सकता है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो उसको ध्यान रख लिया। फिर इसी में एक चीज और ऑब्जर्व है कि डायरेक्टर्स बना लेते हैं। इसी में डायरेक्टर्स बना लिया सपोज, चलो मान लेते हैं एक डायरेक्टर्स बना लिया, और ये जो ब्लैक से हमने बनाया ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, और इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस ए, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, ठीक है। तो पॉइंट Q को जब हम एक्सटेंड करेंगे, मतलब SQ लाइन को एक्सटेंड किया, ध्यान सुनना, SQ लाइन को क्या कर रहा है? एक्सटेंड कर रहा है। अगर हम SQ लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंड करके ये डायरेक्ट्रिक्स को मान लो मीट किया, ये लाइन सपोज R पॉइंट पे मीट किया, ठीक है। मान लीजिए R पॉइंट पे मीट किया SQ लाइन को एक्सटेंड करने पे, तो पॉइंट R का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? अपने को पॉइंट R का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं पॉइंट R का कोऑर्डिनेट? तो पॉइंट R का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस AT² होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए, ठीक है। y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या आना चाहिए, तो उसके लिए क्या कर लो, इस लाइन का इक्वेशन लिख लो, SQ लाइन का, ठीक है। या SQ लाइन का इक्वेशन लिखने के बाद उसको x इक्वल टू माइनस ए के साथ सॉल्व कर लिया, ठीक है। उससे अपने को पॉइंट R का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम SQ का इक्वेशन लिखेंगे और जब ऐसा करेंगे तो ठीक है, चलो पॉइंट R का कोऑर्डिनेट निकाल लिया जाए। तो पहले लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, SQ लाइन का इक्वेशन लिख लो, ठीक है, इक्वेशन ऑफ SQ। तो चलो यहाँ लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ SQ लिखा, तो एक SQ का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y माई, अच्छा इसका स्लोप पहले निकाल लो, SQ का स्लोप निकाल लो। Q का कोऑर्डिनेट पता है, S का कोऑर्डिनेट पता है, तो स्लोप ऑफ SQ विल बी इक्वल्स टू y2 माइनस y1, यानी पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट 0, 80 था, तो 80 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, तो 0 माइनस a। तो जो स्लोप ऑफ SQ आएगा वो आ जाएगा a से a कैंसिल, तो आ जाएगा माइनस टी, ठीक है। और आना भी चाहिए था माइनस टी, क्योंकि ये नॉर्मल के पैरेलल है, यानी कि पॉइंट P से अगर एक तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे, पॉइंट P से अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल के पैरेलल होगा SQ, है ना, और इसका पैरामीटर T है, तो इसका स्लोप माइनस टी होता है, और टेंजेंट का स्लोप 1/t होता है, हमने याद कराया था, ठीक है। ये टेंजेंट का स्लोप 1/t होता है, और नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, माइनस टी होता है, नॉर्मल के पैरेलल ही होगा SQ लाइन, ठीक है। तो स्लोप तो माइनस टी ही आना चाहिए था, इसमें सोचना ही नहीं था, ठीक है। तो ठीक है, निकाल लिया, कोई बात नहीं है। अब क्या करेंगे, स्लोप ऑफ SQ निकल गया, तो लाइन लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1
इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स ऑफ x माइनस x1 यानी x माइनस a, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको सॉल्व किया x इक्वल्स टू माइनस a के साथ, तो पॉइंट r का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो x इक्वल्स टू माइनस a लाइन के साथ सॉल्व करेंगे SQ लाइन को, SQ लाइन को डायरेक्टर्स के साथ सॉल्व किया, ठीक है। तो x की जगह पे माइनस डाल दो, तो y इक्वल्स टू माइनस टी माइनस ए, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2at, ठीक है। तो जो पॉइंट r का कोऑर्डिनेट आएगा, पॉइंट r का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आ जाएगा माइनस ए, एक्स तो सेम ही होगा, डायरेक्ट्रिक्स अप्लाई कर रहा है तो माइनस ए कॉमा 280, माइनस ए कॉमा 280, ठीक है। तो r का कोऑर्डिनेट क्या निकल गया माइनस ए कॉमा 280। तो यहाँ से जो ऑब्जर्व करने लायक बात है वो ये है कि r और p सेम लेवल पे है। इसका मतलब समझ में आ रहा होगा बात, r और p क्या है, सेम लेवल पे है, क्योंकि इसका भी y कोऑर्डिनेट 280 है, पॉइंट p का भी, और पॉइंट r का भी y कोऑर्डिनेट 280 है, ठीक है। तो दोनों सेम लेवल पे है। एक बात तो ये समझ में आ गया कि p और r सेम लेवल पे होगा, और क्योंकि इसका हाइट जो है वो 280 है, कह सकते हैं। तो इससे क्या फायदा हुआ, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं इस चीज को कि ठीक है, अभी तो खैर इसका तो कुछ पॉइंट नहीं है, इसको ऐसे ही ध्यान में रखा। फिर उसके बाद यहाँ से एक चीज और मिलेगा कि पॉइंट Q जो है, पॉइंट R का कोऑर्डिनेट मिल गया, पॉइंट S का कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। तो देखते हैं पॉइंट Q मिड पॉइंट है क्या RS का। तो यहाँ से तुम ऑब्जर्व करोगे, तुम्हें एक और ऑब्जर्वेशन मिलेगा, और वो ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा कि पॉइंट Q जो है वो मिड पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट Q इज मिड पॉइंट ऑफ RS। तो ये RS का भी मिड पॉइंट है, ठीक है ना, RS का भी मिड पॉइंट है पॉइंट Q। कैसे, तो देख लो, R का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या है 280, हाँ चलो, R का y कोऑर्डिनेट 280 है और S का y कोऑर्डिनेट 0 है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये y कोऑर्डिनेट ऑफ क्या निकलना चाहिए पॉइंट Q, तो वो 80 निकला, सही बात है। दोनों का x कोऑर्डिनेट जोड़ लो, तो एक का x कोऑर्डिनेट माइनस a है और एक का x कोऑर्डिनेट a है, डिवाइडेड बाई 2, तो 0, तो 0,80 पॉइंट आ गया। तो यहाँ से अपने क्या समझ में आ गया, Q जो है वो मिड पॉइंट है RS का, ठीक है। Q जो है वो मिड पॉइंट है RS का। तो एक इंफॉर्मेशन और मिल गया अपने को कि ऐसे ये दोनों बराबर होगा, ठीक है, कह सकते हो। तो QR बराबर QS है, ये समझ में आ गया। यहाँ से अपने को समझ में आ गया QR बराबर QS, ठीक है। QR बराबर QS आ गया, इसका मतलब क्या, ठीक है, QR बराबर QS, इसका मतलब क्या कि अगर हम फोकस का इमेज निकालें किसी भी टेंजेंट के अबाउट, अगर हम फोकस का इमेज निकालें किसी भी टेंजेंट के अबाउट, तो वो पॉइंट R आएगा, कह सकते हो इस पॉइंट का इमेज R है, या R पॉइंट का इमेज S है, ऐसा बोल सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। समझ में आ रहा है बात, हेलो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इमेज ऑफ फोकस, यहाँ से हम समझ सकते हैं, और पॉइंट R कहाँ पे लाएगा, डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है, तो रिजल्ट 6 लिख लिया, यहाँ पे रिजल्ट 6 लिख लिया। इमेज ऑफ फोकस, image of focus about any tangent, image of focus about any tangent will lies on directrix, ठीक है। R पॉइंट कहाँ लाई कर रहा था, डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा था, दिख रहा था बात। S का इमेज R है, तो यहाँ से अपने को समझ में आ गया, ये आ गया हमारा रिजल्ट 6, ठीक है।